अनीता एक गरीब औरत थी। वो निर्मला नाम की एक अमीर औरत के यहाँ काम करती थी। अनीता अपनी 5 साल की बेटी सुहानी के साथ रहती थी। उनके पास घर नहीं था, इसलिए अनीता की मालकिन निर्मला ने उन्हें एक छोटा सा कमरा दिया हुआ था। एक दिन अनीता अपनी बेटी सुहानी को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। तभी वहाँ पर निर्मला आ जाती है। क्यों रे नालायक, तुझे काम नहीं करना और तू है कि यहाँ पर अपनी बेटी को सजा रही है। मालकिन, मुझे 5 मिनट दे दीजिए, मैं अपनी बेटी को स्कूल के लिए तैयार कर रही हूँ। अरे तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, नौकरानी की बेटी तो नौकरानी ही बनेगी, लेकिन तेरी नौटंकी की वजह से मेरा रोज समय बर्बाद होता है। मैं तुझे मुफ्त की तनख्वाह नहीं देती। आंटी, आप मेरी मम्मी को क्यों डांट रही हो? ये तो पूरा दिन काम में व्यस्त रहती हैं, लेकिन फिर भी आप कोई ना कोई बहाना बनाकर इनको परेशान करती रहती हो। सच में आप बहुत बुरी हो। सुहानी की बात सुनकर निर्मला का खून खोल जाता है और वो एक छड़ी उठाती है और सुहानी को मारने लगती है। कल की छोकरी मुझसे जबान लड़ा रही है, मैं तेरी खाल खींच लूंगी। मालकिन, आप इसको कुछ मत कहिए, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इसकी बहुत ज्यादा जुबान चल रही है, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना कहकर निर्मला सुहानी का बैग छीन लेती है और जलते चूल्हे में डाल देती है। आंटी, ये आपने क्या किया? आपने मेरा बैग जला दिया और मेरी सारी कॉपी जल गई। पीछे हट, वरना मैं तुझे भी चूल्हे में फेंक दूंगी। इतना कहकर निर्मला वहाँ से चली जाती है और सुहानी अपनी माँ से लिपटकर रोने लगती है। माँ, निर्मला आंटी हमारे पर इतना अत्याचार क्यों करती हैं? हम यहाँ से कहीं और क्यों नहीं रह सकते? माँ बेटी, क्या करूँ, इस विधवा औरत को इस दुनिया के सारे जुल्म सहने पड़ते हैं। मैंने सोचा था मैं तेरी परवरिश बहुत अच्छे से करूँगी ताकि जीवन में तू कामयाब बन सके। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। इतना कहते कहते अनीता को एक बात याद आ जाती है। जब वो खेत में खुदाई कर रही होती है और खुदाई करते करते उसे जमीन के नीचे एक बड़ा सा आम दिखाई देता है। अरे, इतना बड़ा आम, लगता है ये बहुत खास है। अनीता उस आम को देख रही थी कि तभी उसमें से एक बच्ची के रोने की आवाज आती है। अरे, ये क्या? इस आम के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। अनीता ने तुरंत ही अपनी कुल्हाड़ी से उस आम को आधा आधा कर दिया। तभी अनीता देखती है कि उस आम के अंदर से एक छोटी सी बच्ची बाहर आती है। हे भगवान, ये कैसा अद्भुत करिश्मा है। आखिर ये छोटी बच्ची उसके अंदर आई कैसे? कुछ भी हो, मैं इसको इस हालत में यहाँ पर नहीं छोड़ सकती। उसके बाद अनीता उस छोटी सी बच्ची को अपने घर ले जाती है और उस बच्चे का नाम सुहानी रखती है और उसको अच्छे से पालती है। अनीता अपने पुराने दिन याद कर रही होती है कि तभी वहाँ पर फिर से निर्मला आ जाती है और कहती है, अब यहाँ पर किसका मातम बना रही है? बहुत सारा काम पड़ा है, जाकर काम कर। उसके बाद अनीता घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन निर्मला अपनी सहेली के साथ बैठकर टीवी देख रही थी। दूसरी तरफ अनीता साफ सफाई कर रही थी। तभी अचानक अनीता से गलती से उनका टीवी टूट जाता है। निर्मला, तू तो ये टीवी दुबई से लाई थी ना? और ये तो पूरे 2 लाख रुपए का था ना? सच में तेरी नौकरानी बहुत बुरी है। तू सही कह रही है, ये टीवी मैं दुबई से लाई थी। इस अनीता से मेरी अमीरी देखी नहीं जाती, इसलिए आए दिन मेरे घर का नुकसान करती रहती है। तो तू खड़े खड़े मुँह क्या देख रही है? डंडा ले और मार इसे। निर्मला अपनी सहेली के बहकावे में आकर अनीता के बाल पकड़ती है और उसको मारने लग जाती है। तभी वहाँ पर निर्मला का पति राजेश आ जाता है। टूटा हुआ टीवी देखते ही वो गुस्से से तिलमिला जाता है और अनीता के डंडे से पिटाई करने लगता है। इस काम वाली ने तो हमारा जीना हराम कर रखा है, कुछ न कुछ तोड़ती फोड़ती रहती है। काफी पिटाई करने के बाद अनीता को घर से बाहर निकाल देते हैं। बेचारी अनीता अपनी बेटी को साथ लिए दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी। थोड़ी देर में अनीता को खून की उल्टियां होने लगती है और वो तड़पती हुई जमीन पर गिर जाती है और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो जाती है। हे भगवान, ये तो मर गई, अब हम क्या करें? अब तो इसकी बेटी हमारे बारे में सबको बता देगी। हमें जल्दी से इसकी माँ को ठिकाने लगा देना चाहिए ताकि हम पर कोई मुसीबत ना आए।
फिर राजेश और निर्मला दोनों अनीता को गाड़ी की डिग्गी में डाल देते हैं और साथ ही सुहानी को भी उसके साथ बांध देते हैं। थोड़ी देर बाद राजेश अनीता को उसके खेत में ले जाता है जहाँ पर अनीता को सुहानी मिली थी। चलो निर्मला, हम दोनों मिलकर इस बच्ची का गला घोट देते हैं। ये सब सुनकर सुहानी घबरा जाती है। आप लोग बहुत बुरे हैं, आपने मेरी माँ को मार दिया, अब मुझे भी मारना चाहते हैं। देख लेना, एक ना एक दिन आपको इस चीज की सजा जरूर मिलेगी। उसके बाद निर्मला सुहानी का गला दबाने लगती है, लेकिन तभी सुहानी के अंदर से एक तेज रोशनी प्रकट होती है जिससे निर्मला को बहुत तेज करंट का झटका लगता है और वो उछलकर जमीन पर गिर जाती है। हाय, मर गई रे, मेरी कमर टूट गई। अरे सुनिए जी, मुझे जल्दी से उठाइए। अरे ये क्या, इसके शरीर में से अचानक इतनी तेज रोशनी कैसे निकली? दोनों पति पत्नी सुहानी को देख ही रहे थे कि तभी जमीन में से एक देवी माँ प्रकट होती है। तुम दोनों ने मेरी बेटी पर अत्याचार करने की हिम्मत कैसे की? अरे ये देवी क्या कह रही हैं? ये इनकी बेटी है, भला ऐसे कैसे हो सकता है? मैं पाताल लोक की देवी हूँ। एक राक्षस के डर से मैंने अपनी बेटी को एक आम में बंद करके इसे खेत में छोड़ दिया था, लेकिन तुम दोनों बुरे इंसानों ने इसको मारने की कोशिश की। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो दोनों अपनी कार की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तभी वो देवी अपने जादू से उनकी कार को जलाकर राख कर देती है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी देवी अपना त्रिशूल प्रकट करती है और उन दोनों की तरफ फेंक देती है। त्रिशूल उन दोनों को चीरते हुए आर पार निकल जाता है और वो दोनों वहीं पर मर जाते हैं। उसके बाद देवी अपने जादू से अनीता को जिंदा कर देती है। उठो अनीता, मैं आज से तुम्हारी जिंदगी के सारे कष्ट दूर कर दूंगी। चलो मेरे साथ, मैं तुम दोनों को अपने साथ पाताल लोक में रखूंगी। इतना कहकर देवी अनीता और सुहानी को लेकर पाताल लोक चली जाती है और उस दिन के बाद से सुहानी और अनीता पाताल लोक में ही हंसी खुशी रहने लगती है। राजा की दो जादुई जुड़वा बेटियां। एक बार की बात है, किसी राज्य में एक वीर प्रतापी राजा सूरजभान का शासन था। आस पड़ोस राज्य के शासक भी उनकी बहादुरी का लोहा मानते थे। हालांकि उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, पर वो बहुत ही दुखी रहते थे क्योंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। परंतु कई वर्षों के लंबे इंतजार के बाद उनके महल में खुशियों ने दस्तक दी और रानी रूपमती ने दो सुंदर जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। उन्होंने एक का नाम रखा शोभा और दूसरी बेटी का नाम रखा गरिमा। राजा रानी अपनी प्यारी सी बेटियों को देखकर फूले ना समाये और भगवान का शुक्रिया अदा किया। यहाँ तक कि परिलोक की रानी परी भी उन्हें आशीर्वाद देने वहाँ आई और बोली, मैं इन दोनों को एक खास वरदान देती हूँ। जब भी ये दोनों रोएंगी, इनके आंसू हीरे में बदल जाएंगे। इतना कहकर रानी परी गायब हो गई। धीरे धीरे समय का पहिया बढ़ता गया। फिर कुछ सालों बाद शोभा और गरिमा दोनों बड़ी हो गई और खूबसूरत भी, लेकिन उनका स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था। जहाँ शोभा बहुत घमंडी थी, वो छोटी छोटी बातों पर नौकरों पर गुस्सा किया करती थी। वहीं गरिमा एक दयालु और नेक राजकुमारी थी। वो बड़े प्रेम से दूसरे से बात करती थी। वहीं दूसरी ओर राजा सूरजभान और रानी रूपमती अपनी दोनों बेटियों के विवाह के लिए बहुत चिंतित थे, क्योंकि अब वो दोनों शादी लायक हो चुकी थी। राजा सूरजभान अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वे चाहते थे दोनों को ऐसा जीवन साथी मिले जो उन्हें जीवन भर खुश रखे। एक दिन राजा सूरजभान ने दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी प्यारी राजकुमारियों, अब आप दोनों विवाह लायक हो चुकी हो, इसलिए मैं दरबार में आप दोनों के विवाह के लिए जल्द ही स्वयंवर का आयोजन करने वाला हूँ। पिताजी, आप स्वयंवर का आयोजन मत कीजिए। मैंने अपने लिए योग्य वर चुन लिया है, मैं उसी से विवाह करूंगी। क्या? कौन है वो? हमें उससे मिलवाइए। और आप राजकुमारी गरिमा, आप भी किसी को चाहती हो तो बता दीजिए। पिताजी, मैंने भी अपना जीवन साथी चुन लिया है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर आप दोनों ने अपने लिए योग्य वर ढूंढ ही लिया है तो मैं उन दोनों से एक बार मिलना चाहता हूँ। आप उन्हें आज ही अपने राजमहल लेकर आइए। अपने पिता राजा सूरजभान की बात सुन दोनों राजकुमारियां बहुत खुश हुई और फिर कुछ समय बाद दोनों राजकुमारियां अपने अपने योग्य वर को लेकर राजमहल पहुंची। राजा सूरजभान ने दोनों लड़कों को बड़े ध्यान से देखा,
फिर राजा सूरजभान ने राजकुमारी शोभा के साथ आए सूट बूट पहने हुए लड़के से पूछा, सुनो नौजवान, तुम क्या काम करते हो? महाराज, मैं इस राज्य का सबसे अमीर व्यापारी का लड़का आर्यन हूँ। उसके बाद राजा सूरजभान ने उस लड़के की ओर देखा जिसे राजकुमारी गरिमा ने चुना था। और तुम क्या करते हो? महाराज, मैं एक मामूली किसान हूँ और मेरा नाम कार्तिक है। ये सुनते ही राजा सूरजभान गुस्से से राजकुमारी गरिमा से बोले, तुम एक राजकुमारी होकर एक गरीब किसान को अपना जीवन साथी कैसे चुन सकती हो? तुम कभी भी इसके साथ खुश नहीं रह सकती। जरा अपनी बहन शोभा को देखो, उसने अपने लिए कितना योग्य और धनवान लड़का चुना है। माना कि मैं एक गरीब किसान हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं राजकुमारी गरिमा को जीवन भर खुश रखूंगा। पिताजी, माना कि ये एक गरीब किसान है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। अगर मैं विवाह करूंगी तो कार्तिक से करूंगी, नहीं तो आजीवन भर कुंवारी ही रहूंगी। कृपया हमें आशीर्वाद दे पिताजी। गरिमा, तुम्हारी पसंद कितनी बकवास है। तुम एक राजकुमारी होकर एक गरीब लड़की के साथ शादी कैसे कर सकती हो? मुझे मेरी पसंद पर नाज है। मैं शादी इसी से करूंगी, वरना किसी से भी नहीं। ये कहते हुए गरिमा अपनी जिद पर अड़ गई। हालांकि राजा सूरजभान को राजकुमारी गरिमा द्वारा चुना गया लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, पर राजा सूरजभान को राजकुमारी गरिमा के जिद के आगे झुकना पड़ा। फिर राजा और रानी ने अपनी राजकुमारी बेटियों की शादी उनकी पसंद के लड़के के साथ बड़ी ही धूमधाम से की। शादी संपन्न होने के बाद दोनों राजकुमारियां अपने पतियों के साथ अपने ससुराल चली गई। ऐसे ही 1 साल बीत गया। राजा और रानी को अपनी बेटियों की याद सताने लगी। राजा सूरजभान ने दोनों बेटियों के घर जाने का फैसला किया और अपने रथ में बैठकर सबसे पहले वो राजकुमारी शोभा से मिलने गए। राजकुमारी शोभा एक सुंदर हवेली में रहती थी। जब वे वहां पहुंचे, राजकुमारी शोभा और उसके पति आर्यन ने उनका भव्य स्वागत किया। अपनी राजकुमारी बेटी शोभा को देखकर राजा बहुत खुश थे और फिर थोड़ी देर बाद उनसे विदा लेकर वहां से चले गए। उसके बाद राजा सूरजभान राजकुमारी गरिमा से मिलने उनके घर जाने के लिए रवाना हुए। रास्ते में वो सोच रहे थे कि राजकुमारी गरिमा अपने हीरे के आंसू बेचकर सुखी जीवन जी रही होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब वो वहां पहुंचे तो अपनी बेटी गरिमा को कष्टों से भरा हुआ जीवन जीते देख बहुत दुखी हो गए। गरिमा घास फूस से बने एक छोटे से मकान में रहती थी। अपने पिता को वहां देख वो हैरानी से बोली, अरे पिताजी, आप यहाँ? आपने हमें आने की सूचना भी नहीं दी। हाँ बेटी, हम यहाँ आपसे मिलने आए हैं। आइए पिताजी, कृपया अंदर बैठिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। इतने में गरिमा का पति कार्तिक भी खेतों में काम कर कर घर लौटा तो राजा सूरजभान को अचानक वहां देख हैरानी से बोला, प्रणाम महाराज, आपका हमारी छोटी सी कुटिया में स्वागत है। आइए हमारी कुटिया में विश्राम कीजिए। हम यहाँ विश्राम करने नहीं आए, तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मेरी फूल सी राजकुमारी को इतने कष्ट में रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है मेरी बेटी के जादुई आंसू ही ऐशो आराम की जिंदगी देने के लिए काफी हैं। महाराज, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं अपनी प्यारी सी पत्नी को रुलाकर उसे दुख पहुँचाकर ऐशो आराम की जिंदगी नहीं दे सकता, बल्कि मैं अपनी मेहनत और लगन से अपनी पत्नी को दुनिया की हर खुशी दूंगा। मैं अपनी पत्नी को रोता हुआ नहीं देख सकता महाराज। हाँ पिताजी, मैं अपने फैसले से बहुत खुश हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। राजकुमारी गरिमा की बात सुन राजा सूरजभान कुछ नहीं बोले और चुपचाप वहाँ से चले गए। हालांकि कार्तिक बहुत गरीब था, लेकिन वो मेहनती और समझदार था। वो राजकुमारी गरिमा से सच्चा प्यार करता था। कार्तिक खेतों में दिन रात मेहनत करता, वहीं राजकुमारी गरिमा घर के कामों के साथ साथ खेतों में अपने पति का हाथ बटाती। फिर कुछ ही महीनों में कड़ी मेहनत से उन्होंने ढेर सारे पैसे कमाए। देखते ही देखते वो अमीर हो गए। अब उनके पास आलीशान घर और खेती बाड़ी करने के लिए बहुत बड़ी जमीन थी। वे दोनों हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अचानक ही गरिमा की आंखों में दर्द होने लगा। मेरी आंखों का दर्द जा क्यों नहीं रहा? तुम्हारी आंखों में अक्सर दर्द रहता है, इसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं। हमें किसी अच्छे वैद्य को दिखाना चाहिए। मैं आज ही तुम्हें किसी अच्छे वैद्य के पास लेकर चलता हूँ। ये दोनों कई वैद्य के पास गए, लेकिन कोई भी वैद्य आंखों के दर्द का असल कारण नहीं बता पाए। गरिमा की आंखों का दर्द बढ़ता ही जा रहा था।
फिर एक दिन राजा सूरजभान ने राजमहल में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी और अपनी दोनों बेटियों को आमंत्रित किया। पार्टी के दिन बड़ी संख्या में लोग पार्टी में शामिल हुए। वहीं शोभा के पति आर्यन उपहार स्वरूप ढेर सारे सोने के सिक्कों के साथ चमचमाते हुए हीरे लेकर अकेले ही पार्टी में शामिल होने महल पहुंचा। महाराज, ये छोटा सा उपहार मेरी तरफ से आपके लिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरी बेटी शोभा कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? महाराज जी, दरअसल वो बीमार है, इसलिए उसने पार्टी में आने से मना कर दिया। ठीक होने के बाद वो आपसे मिलने जरूर आएगी। पार्टी में उनकी दूसरी बेटी राजकुमारी गरिमा और उसके पति कार्तिक भी मौजूद थे, लेकिन राजा ने कार्तिक से सीधे मुंह बात तक नहीं की। तभी अचानक राजकुमारी गरिमा की नजर आर्यन द्वारा लाए गए चमचमाते हुए हीरे पर गई। राजकुमारी गरिमा ने उन हीरों को बड़े ध्यान से देखा। अरे, ये हीरे तो जाने पहचाने लग रहे हैं। ओह, ये तो बिल्कुल हमारे आंसुओं से बने हुए हीरे की तरह है। ये सोचते हुए राजकुमारी गरिमा ने ये बात अपने पति कार्तिक से कही। सुनो, मुझे लगता है ये हीरे मेरी बहन शोभा के आंसुओं से बने हैं। तभी मेरी आंखों से बिना कारण दर्द हो रहा था। ऐसा लगता है मेरी बहन किसी मुसीबत में है। अगर आपको ऐसा लगता है तो हमें राजकुमारी शोभा से मिलने जाना चाहिए। हाँ, हमें अभी उससे मिलने जाना चाहिए। इतना कहकर दोनों पति और पत्नी शोभा के घर उससे मिलने हवेली पहुँचे, लेकिन वो हवेली के अंदर नहीं जा पाए क्योंकि बाहर पहरेदार खड़े थे। रुक जाओ, बिना मालिक के आदेश के हम आपको हवेली के अंदर नहीं जाने दे सकते हैं। राजकुमारी शोभा मेरी बहन है, तो मुझे उससे मिलने से नहीं रोक सकते। मुझे अंदर जाने दो। हम मालिक के आदेश के बिना आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। पहरेदार की बात सुनकर दोनों को शक हुआ और वो आपस में फुसफुसाते हुए बोले, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। हमें अंदर जाने के लिए कुछ दूसरा रास्ता अपनाना होगा। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। मेरे पास एक तरकीब है। मैं इन पहरेदारों का ध्यान भटकाता हूँ। फिर प्लान के मुताबिक कार्तिक महल के पीछे से अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। तभी पहरेदार ने उसे देख लिया और उसे पकड़ने उसके पीछे भागे। तभी मौका पाकर गरिमा हवेली के अंदर दाखिल हुई। अंदर जाती ही गरिमा ने अपनी बहन शोभा को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखाई दी। तभी अचानक उसे एक गुप्त तहखाना दिखाई दिया, जहाँ से रोने की आवाज आ रही थी। बिना समय गवाए गरिमा दबे पांव तहखाने में पहुंची तो वहाँ अपनी बहन शोभा को बुरी स्थिति में देख दंग रह गई। मेरी प्यारी बहन, तुम यहाँ इस तरह तहखाने में क्यों हो? गरिमा की आवाज सुन शोभा बंद आंखों से यहाँ वहाँ देखने लगी। गरिमा, क्या तुम हो? मैं देख नहीं पा रही हूँ। लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? अगर मेरे पति को पता चल गया तो तुम खतरे में पड़ जाओगी। तुम फौरन यहाँ से चली जाओ। तुम परेशान मत हो, तुम्हारे पति पार्टी में शामिल होने गया है। उसने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हारी आंखों को क्या हो गया? तब राजकुमारी शोभा रोते हुए बोली, मैंने जिसको अपना जीवन साथी माना, उसी ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझसे शादी केवल मेरे जादुई आंसुओं की वजह से की थी। असल में मेरा पति लालची और कामचोर है। वो सारा दिन भर आवारा दोस्तों के साथ घूमता फिरता है, शराब पीता है और जुआ खेलता है। धीरे धीरे उसने सारी जमा पूंजी खत्म कर दी। फिर उसने मुझ पर दबाव डाला और हर रोज रोने के लिए मजबूर किया। फिर जब मैंने तंग आकर वापस पिता के महल लौटने का फैसला किया, तब आर्य ने धोखे से मुझे इस जेल में बंद कर दिया। जब तक मैं उसे हीरा नहीं देती, तब तक वो मुझे खाने को कुछ नहीं देता। हर रोज रोने की वजह से मैं अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी हूँ। रो मत मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हें इस तहखाने में और नहीं रहने दूंगी। चलो मेरे साथ। ये कहते हुए गरिमा ने शोभा का हाथ पकड़ा और सावधानी पूर्वक तहखाने से बाहर ले आई और बड़ी ही फुर्ती से उसे हवेली के बाहर ले आई। वहीं कार्तिक पहरेदार को घायल कर रथ लेकर हवेली के बाहर उन दोनों का इंतजार कर रहा था। फिर वो तीनों रथ पर बैठकर महल की ओर चल दिए। जब वो महल पहुँचे तो देखा दुष्ट आर्यन अभी भी राजा सूरजभान के साथ बैठकर हंस-हंस बातें कर रहा था। तभी वहाँ अपनी पत्नी शोभा को देखकर आर्यन घबरा गया। वहीं राजा सूरजभान और रानी रूपमती अपनी बेटी शोभा को ऐसी हालत में देख कुछ समझ नहीं पाए। जब गरिमा ने उन्हें सारी सच्चाई बताई तो राजा सूरजभान गुस्से से बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फूल सी राजकुमारी के साथ दुर्व्यवहार करने की? सैनिकों, इस दुष्ट को कारावास में डाल दो। मुझे माफ कर दो महाराज, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा।
लेकिन सैनिकों ने उसे घसीटते हुए ले जाकर कारावास में डाल दिया। वहीं गरिमा की बुरी हालत देख सभी बहुत दुखी थे, क्योंकि वो अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी थी। मेरी प्यारी बहन शोभा, काश मैं तुम्हें फिर से देखने में तुम्हारी मदद कर पाती। ये कहते हुए गरिमा रोने लगी और उसकी आंखों से आंसू के बजाय हीरे गिरने लगे। तभी अचानक एक तेज रोशनी के साथ रानी परी प्रकट हुई और बोली, आप सभी चिंता मत कीजिए, मैं राजकुमारी शोभा की मदद कर सकती हूँ। उसके लिए मुझे अपना दिया हुआ वरदान वापस लेना होगा। रानी परी, कृपया कर आप अपना वरदान वापस ले लीजिए। मेरे लिए इन हीरो से भी कीमती मेरी बहन है। कृपया कर मेरी बहन की आंखों की रोशनी लौटा दीजिए। इतना कहते ही एक चमत्कार हुआ और राजकुमारी शोभा की आंखें ठीक हो गई। ये देख राजा सूरजभान बहुत खुश हुए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उन्होंने कार्तिक से अपने दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगी। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। अब राजकुमारी शोभा पहले की तरह बिल्कुल भी घमंडी नहीं रही। वहीं दूसरी ओर गरिमा अपने पति कार्तिक के साथ खुशी खुशी अपना दाम्पत्य जीवन बिताने लगी।